प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग कक्षा 6 के सामाजिक विषय की पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के नागरिक जीवन भाग से पाठ 1 सभी जन एक हैं का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग इसके दूसरे भाग के बारे में जानेंगे। प्रथम भाग आपने इसकी पिछली कक्षा में जान ही लिया है, तो आज हम लोग क्या क्या जानेंगे या पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या क्या जाना था इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पिछली कक्षा में हम लोग क्या क्या जाने थे, एक बार इसको दोहरा ही लेते हैं। भारत विविधताओं का देश है, इस बारे में आपने पिछली कक्षा में जाना था। आपने जाना था कि भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं, लेकिन फिर भी अंततः हमारे देश की जो विशेषता है, अनेकता में एकता, हमारा देश एक है। इसके बारे में आपने पिछली कक्षा में जानकारी प्राप्त कर ली थी। इसके अलावा आपने भारत में अनेक बोलियों के बारे में जाना था। भारत की अनेक बोलियां यानी भाषाएं जो बहुत सारी हैं, 200-225 के आसपास की भाषाएं हैं, लेकिन जो हमारी मुख्य भाषा है भारत देश की वो 22 भाषा है। 22 भाषा देश की मुख्य भाषा मानी गई है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की अनेक बोलियों के बारे में जाना था। उत्तर प्रदेश में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। बच्चों, आपने अपने बड़ों के मुंह से कभी न कभी जरूर सुना होगा कि कोस कोस पे बदले कहानी, 4 कोस पर बानी, यानी एक एक कोस पे हमारे पानी का स्वाद बदल जाता है और 4 कोस तक आते आते तो भाषा में बहुत सारी विविधता आ जाती है। तो ये है हमारे देश की खास विशेषता। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने विविध त्योहारों के बारे में जाना था और जाना था कि प्रत्येक प्रांत में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन हर प्रांत में सभी त्योहार भी लोग मनाते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने एकता की बात की थी, जो राष्ट्रीय पर्व के रूप में था। राष्ट्रीय पर्व यानी 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये सब हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं जो पूरे भारतवर्ष में एक साथ मनाए जाते हैं। और हम लोगों ने विविधताओं में विभिन्न प्रांतों के नृत्यों के बारे में बात की थी। कथकली हुई, कथक हुआ, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, इस तरह के जो शास्त्रीय नृत्य हैं इनके बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में ही जानकारी प्राप्त की। साथ ही साथ हम लोगों ने पिछली कक्षा में जो एक जाना था कि पहनावे में भी विविधता है। हमारे देश में प्रत्येक प्रांत में कुछ अलग अलग तरह का पहनावा भी है। जैसे फिरन जो कश्मीर में पहना जाता है। कारण क्या है? कश्मीर में सर्दी होती है और फिरन पूरे शरीर को गर्म रखता है। इसके साथ ही साथ राजस्थान की जो पहनावे के बारे में हम लोगों ने बात करी थी कि वो बड़ी सी पगड़ी पहनते हैं। तो बड़ी सी पगड़ी पहनने के पीछे भी कारण है कि वहाँ की जो गर्म हवाएं हैं वो पगड़ी के द्वारा अपने मनुष्य को बचा के रखती है। इसलिए मौसम के अनुसार ही हमारे बहुत सारे पहनावे हम लोगों ने पिछले कक्षा में बात की। साथ ही हमारे देश में आज़ादी के लिए जो महापुरुषों का योगदान है, इसके बारे में भी हम लोगों ने पिछली कक्षा में ही बात कर ली थी। अब हम लोग ये जानेंगे कि आज क्या क्या जानेंगे। इसको भी एक बार दोहरा लेते हैं और पढ़ लेते हैं। हम लोग आज क्या जानेंगे, इसके लिए भी तैयार हो जाते हैं। इतनी सारी बातें तो हमने पिछली कक्षा में ही जान ली, तो आज क्या जानेंगे? आज हम लोग जानेंगे हमारे समाज की विविध चिंताएं। हमारे समाज में कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसको लेकर देश हमारा चिंतित है, उन चिंताओं के बारे में भी हम लोग जानेंगे। हम लोग जानेंगे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं और उन राष्ट्रीय प्रतीकों में राष्ट्रध्वज के बारे में जानेंगे, राष्ट्रगान के बारे में जानेंगे, राष्ट्रीय गीत के बारे में जानेंगे, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है ये जानेंगे, पशु के साथ राष्ट्रीय पक्षी क्या है ये भी जान लेंगे, और राष्ट्रीय पुष्प और राज चिन्ह के बारे में हम लोग आज की कक्षा में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रध्वज यानी हमारे झंडे की आचार संहिता क्या है, नियमावली क्या है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी जानकारी आज प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं हमारे समाज की विविध चिंताएं। हमारे देश में ऐसी कौन कौन सी चिंताएं हैं जिससे हमारा देश बहुत चिंतित है। बहुत सी समस्याएं हमारे देश में आ गई हैं जिससे हमारा देश बहुत चिंतित है और भारतीय जो सरकार है उसको दूर करने के निरंतर प्रयास कर रही है। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारे समाज में जो चिंता का विषय है, हमारे समाज में जो जाति आधार पर भेदभाव है, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसको दूर करने के लिए शुरू से ही हमारे महात्मा गांधी जी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जैसी महान विभूतियों ने बहुत प्रयास किया और इस समस्या का समाधान करने का पूर्णतः प्रयास किया, लेकिन फिर भी आज भी कहीं ना कहीं हमें यह समस्या दिख जा रही है।
जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तब हमारा संविधान लिखा गया, और उस संविधान को लिखते समय ही डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी जैसे महान विभूतियों ने इस समस्या को दूर करने का उसी समय प्रयास किया था। उन्होंने संविधान में ही लिख दिया कि भारत के प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, उसको समान अधिकार और अवसर प्राप्त हैं। और आगे उन्होंने कहा कि सभी सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ इस भेदभाव को दूर करने के लिए, यानी इस भेदभाव को मिटाने के लिए और समाज में सभी को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकारी सेवाएं में आरक्षण की भी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई थी। तो इस तरह इस समस्या को दूर करने का भी प्रयास किया जा रहा है। अब हम लोग दूसरी समस्या यानी बाल श्रम की बात कर लेते हैं। बाल श्रम यानी बच्चों से कराया गया कार्य। इसका आशय है 14 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा है वो कोई अगर कार्य करता है तो उसे बाल श्रम की श्रेणी में रखा जाता है। बाल श्रम कराने से बच्चों का शारीरिक नुकसान तो होता ही होता है, उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है और साथ ही उनकी शिक्षा भी प्रभावित होती है। और बाल श्रम को देखा जाए तो जब हमारी 2011 की जनगणना हुई, जिसके आधार पर जो आंकड़ा निकल कर आया वो आंकड़ा ही बड़ा ही भयानक है। आप जानकर आपको विश्वास नहीं होगा कि 2011 की जनगणना के समय लगभग 1 करोड़ बच्चा हमारा बाल श्रम में लिप्त था। और बच्चे काम कहाँ करते हैं? वही सफाई का कार्य, कारखानों में काम और घरेलू सहायक के रूप में कार्य, जिससे बच्चों का तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप बच्चे खुद ही सोचिए कि अगर आप कार्य करेंगे तो पढ़ेंगे कब, और जब पढ़ेंगे नहीं तो अपने को एक अच्छा नागरिक कैसे स्थापित कर पाएंगे। तो बाल श्रम समस्या सबसे बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या भारत के लिए है, जिसके लिए सरकार ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया है। क्योंकि हमारे देश में बाल श्रम का मुख्य कारण ही गरीबी और अशिक्षा को माना जाता है। गरीबी और अशिक्षा के कारण लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जानकारी नहीं है और माता पिता अपने बच्चों को काम करने भेज देते हैं, जिससे कि परिवार की आय बढ़ सके। तो जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है, जिसमें बच्चों के लिए 6 से जो 14 वर्ष का बच्चा है, यानी आप जैसे बच्चों के उम्र के जो बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार सभी ने की। कारण क्या है कि आप लोग जो धन के अभाव में पढ़ाई छोड़ देते थे और बाहर कमाने चले जाते थे, तो गौ सरकार ने हमारे सोचा कि आप निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें और अपने को शिक्षित बनाएं। इसी के तहत तो आपको कापी किताबें, जूता मोजा और ड्रेस, स्वेटर, बस्ते आदि सब मिलते हैं। ये इसी जो अधिनियम बना है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसके तहत कार्य होता है। भारत सरकार ने तो बाल श्रम के खिलाफ सख्त कानून भी बना दिए हैं, क्योंकि ये ऐसा विषय है, बाल श्रम एक ऐसा विषय है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। तो भारत सरकार ने बाल श्रम के खिलाफ सख्त कानून बनाया है। बाल श्रम अधिनियम निषेध एवं विनिमय 1986 में लागू किया गया, जिसके तहत बाल मजदूरी को एक अपराध माना गया। इसके अंतर्गत यदि कोई बच्चा कार्य करते हुए पकड़ा गया, किसी दूसरे स्थान पर कार्य करते हुए पकड़ा गया, तो उसके माता पिता या कार्य कराने वाले के ऊपर आर्थिक दंड लगाया जाता है। ये दंड 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक हो सकता है। साथ ही साथ उसे जेल भी होती है, जो जेल 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक का माना जाता है। ये तो हो गए बाल श्रम अधिनियम की बातें। अब हम लोग बालिका सुरक्षा की बात कर लें। बालिका सुरक्षा भी हमारे समाज की एक चुनौतीपूर्ण विषय है। हमारे देश ही क्या, संपूर्ण विश्व में बालिका सुरक्षा एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है। हमारी सरकार ने बालिकाओं को आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों सिखाना आवश्यक बता दिया है। इसी के तहत तो विद्यालयों में जूडो, कराटे जैसी प्रशिक्षण देने की बात कही जा रही है। सरकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें महिला एवं बाल उत्पीड़न कानून से उन्हें अवगत कराना, बालिकाओं को और उनके शोषण के खिलाफ जागरूक करना भी मुख्य कार्यक्रमों में से एक है। इसी के तहत आप इस वर्ष रेडियो पर सुना होगा, दूरदर्शन पे देखा होगा, मिशन नारी शक्ति का कार्यक्रम चल रहा है, जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक बालिका या महिलाओं को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जागरूक करने का अर्थ है कि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता चले, उन्हें अपने शोषण जो उनका हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। और इसी की तरह पिछले वर्ष कवच कार्यक्रम चला था, जो आपके विद्यालयों में भी चला होगा। कवच कार्यक्रम के अंतर्गत भी छोटी छोटी बालिकाओं को, आप सभी बच्चों को, बालक हो या बालिका, उन्हें शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात बताई जा रही थी, उन्हें उनके अधिकारों की बात बताई जा रही थी, और उन्हें जो हमारे टोल फ्री नंबर हैं, जो मुफ्त में टेलीफोन करने पर उन नंबरों पर आपको सहायता मिलती है, उस तरह की बातें भी बताई गई थी। इसी तरह के जो महिला उत्पीड़न और किसी से शिकायत करने के संबंधित जो टोल फ्री नंबर जारी किए गए, एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। अपनी कॉपी निकालिए और उसमें जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए या आपके आसपास किसी के लिए भी ये नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपने कॉपी अपनी निकाल ली, अपनी पेन निकाल ली, बिल्कुल। अब आप लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहला है राष्ट्रीय स्तर पर 112 नंबर। ये नंबर जो आज के पहले 100 नंबर के नाम से जाना जाता था, सभी बच्चों की ज़बान पर 100 नंबर याद है, आप सभी को याद है, लेकिन ये अभी जल्द ही बदलकर 112 कर दिया गया। ये राष्ट्रीय स्तर का नंबर है। अब इस नंबर पे आपको सारी सेवाएं एक साथ उपलब्ध हो सकती हैं। 112 के अतिरिक्त आपकी महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 है। 1090 पर कोई भी महिला किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित हो, कोई भी उत्पीड़न हो रहा हो या किसी प्रकार का शोषण हो रहा हो, वो 1090 पर अगर फ़ोन मिलाती है तो वहाँ पर नियुक्त कर्मचारी उसे तत्काल सेवा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में एक अलग से हेल्पलाइन नंबर चलती है, जो महिला हेल्पलाइन है 181। 181 पर भी वही है, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा नियुक्त कर्मचारी आप महिलाओं को तुरंत सहायता पहुंचा देते हैं। और आप बच्चों के लिए तो जो कवच कार्यक्रम में विशेष रूप से नंबर बताए गए थे, वो जल्दी से नोट कर लीजिए। बाल हेल्पलाइन, बच्चों के लिए जो हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है वो 1098। 1098 इस नंबर को जल्दी से याद करिए, 1098। इस नंबर पे आप जैसे आप फ़ोन मिलाएंगे, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तुरंत आपका नाम छुपाकर वो कर्मचारी वहाँ पर पहुँच जाएगा, किसी को आपके बारे में नहीं बताएगा और आपकी समस्या का समाधान कर देगा। तो इस तरह से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर हमारे देश की इस तरह की समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रही है। अब हम लिंग भेद की बात कर लें, जो हमारी एक समस्या है लिंग भेद। ये भी हमारे समाज की एक प्रमुख समस्याओं में से एक है। लिंग भेद का अर्थ है बालक बालिकाओं के साथ भेदभाव। क्या ये उचित है? जरा सोचिएगा और अपनी उत्तर पुस्तिका में एक लाइन जरूर लिखिएगा। क्या बालक बालिकाओं के साथ भेदभाव उचित है? क्या आप भाई बहनों के साथ भेदभाव किया जाए तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो भी तो आपके बहन है और आपके परिवार की सदस्य हैं। तो लेकिन ये समस्या हमारे देश में या हमारे समाज में कहीं ना कहीं आज भी दिखाई पड़ रही है। बालिकाओं को बालकों से कमतर आंका जाता है और बालकों को श्रेष्ठ आंका जा रहा है। तो क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में ही बालक और बालिका को समान अधिकार दिए गए हैं। और साथ ही साथ जो आपके घरों में अगर बालिकाएं कहती हैं, आपके या आपके पड़ोस में बालिकाएं अगर कभी कभी कहती हैं कि हम खेल कूद में आगे जाएंगे, तो आपके बड़े बुजुर्ग के मुँह से आपने ज़रूर सुना होगा, ये तो लड़कों का क्षेत्र है, तुम नहीं जा सकती। इस तरह की बातें क्या उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर रही हैं? क्या उनकी योग्यता और उनके पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रही हैं? बिल्कुल लगा रही हैं। और लड़कियों को उनके अधिकारों से वंचित करके हम समाज की आधी शक्ति को ख़त्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि समाज की आधी शक्ति तो बालिकाएं ही हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं। अगर हम उनके अधिकारों से उनका वंचित कर दें और उनकी योग्यता का प्रयोग अपने देश के विकास में ना करें, तो हमारे देश की आधी शक्ति व्यर्थ कमाई चली जा रही है। और साथ ही साथ अगर हमारे देश की महिलाओं को आज भी जो महिलाएं इस अवसरों को प्राप्त कर रही हैं, जिन्हें इनका मौका दिया जा रहा है, वो देश में अपना नाम रोशन कर रही हैं। यहाँ तक कि विश्व में भी उन्होंने अपना नाम रोशन कर रखा है और भारत का झंडा लहरा रखा है। तो ऐसी कुछ महिलाओं के बारे में हम लोग जानते हैं जो हमारे देश का नाम विदेशों में भी नाम रोशन कर रही हैं। आपको यहाँ ये चित्र दिखाई पड़ रहे होंगे, ये इतनी सारी महिलाएं हैं। कौन है? प्रमुख भारतीय महिला खिलाड़ी। ये सब खेल की जगत की प्रमुख महिला खिलाड़ी हैं। इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लें, ये कौन है और क्या करती हैं। सबसे पहला चित्र है पीटी उषा का। ये है पीटी उषा। ये बहुत बढ़िया धावक हैं,
ये धावक हैं, दौड़ती हैं और बहुत ही तेज़ दौड़ती हैं। इसीलिए तो इनके तेज़ दौड़ने के कारण ही इन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है। और दूसरा चित्र है सानिया मिर्जा का। बच्चों, इनको तो आप ज़रूर जानते होंगे, आप सबको भी पसंद है टेनिस खेलना, फिर खेलते भी हैं, तो इनको तो आप जानते ही होंगे। ये कौन है? सानिया मिर्जा। ये टेनिस जगत की खिलाड़ी हैं और इन्होंने तो 6 बार ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीती है और देश का नाम विदेशों में भी ऊंचा उठाया है। तीसरा है मिताली राज। इन्हें शायद आप ना पहचानते हो, लेकिन इनके खेल को तो आप खूब पहचानते हैं। आप आज भी, अभी कक्षा ख़त्म होगी और आप बैट बॉल लेके निकल पड़ेंगे। तो ये हैं क्रिकेट जगत की खिलाड़ी, ये महिला क्रिकेट टीम की सदस्य हैं। ये और झूलन गोस्वामी, ये मिताली राज और झूलन गोस्वामी, ये दोनों ही महिला क्रिकेट टीम की सदस्य हैं और इनके खेल से हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है। तीसरे की अगर इनकी बात करें तो ये है साइना नेहवाल। बैडमिंटन खेलती हैं, आप लोग भी बैडमिंटन खेलते हैं और बैडमिंटन खेलना किसे नहीं अच्छा लगता है। इन्होंने हमारे देश को कांस्य पदक दिलाया था ओलंपिक जैसे खेलों में, जो विश्व स्तरीय खेल है उसमें कांस्य पदक लेकर ये आई थी। अगली है साक्षी मलिक, पहलवानी करती हैं, भारत की महिला पहलवान हैं और कांस्य पदक विजेता हैं ओलंपिक जैसे खेलों में। अब हम देखते हैं कर्ण मल्लेश्वरी को। ये भारोत्तोलक हैं, वजन उठाती हैं और वजन उठाकर हमारे देश को कांस्य पदक इन्होंने भी ओलंपिक में जिताया था। ये हैं MC मैरी कॉम, मुक्केबाज हैं और ये भी ओलंपिक में कांस्य पदक लेकर आई थी। इस तरह से आपने देखा इतनी सारी खिलाड़ी जो हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं, महिला खिलाड़ी हैं। अब लास्ट है PV सिंधु। PV सिंधु ने रजत पदक जिताया था, यानी दूसरे नंबर पर आई थी ओलंपिक में खेलों में। तो ये जो इतनी सारी खिलाड़ियां हैं, अगर इन्हें मौका ना मिलता तो क्या ये भारत का नाम रोशन कर पाती? नहीं। इसलिए ये जो मुद्दा है हमारा लिंग भेद का, इसे खत्म ही होना चाहिए और शुरुआत आपसे होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ और महिलाएं हैं जो हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं और कर रही थी, कुछ आज नहीं हैं, लेकिन हमारे देश के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मदर टेरेसा का। ये कौन है? ये है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा एक समाज सेविका थी। यद्यपि कि वो भारत देश की नहीं थी, वो मैसेडोनिया गणराज्य की थी, लेकिन जब वो नन बनकर सबसे पहले भारत कोलकाता में आई, तब से लेकर और पूरा जीवन अपना उन्होंने भारत के दीन दुखियों की, अनाथों की, बीमारों की सेवा करने में लगा दिया और इसीलिए तो इन्हें संत टेरेसा कहा जाता है। भारत देश में इनको संत टेरेसा की उपाधि मिली हुई है और कोलकाता राज्य में तो इन्हें कोलकाता की धनी ही कह दिया गया है। इसके अलावा ये हैं मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर जी भी एक समाज सुधारक हैं और नर्मदा बचाओ आंदोलन के तो संस्थापक हैं। विजय लक्ष्मी पंडित, ये स्वतंत्रता सेनानी है और हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी बहन है। और ये ऐसी महिला है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम बार महिला उपाध्यक्ष का पद ग्रहण किया था। अगली है सुचेता कृपलानी जी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री हैं, जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश की हुई सुचेता कृपलानी जी हुई हैं और इन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत योगदान दिया है। अगला है हमारी जो है, ये है सरोजनी नायडू जी। ये हमारे उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल थी, प्रथम महिला राज्यपाल मानी जाती हैं और साथ ही साथ बच्चों ये इतना मीठा बोलती थी कि इन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। अब ये है इंदिरा गांधी। इनको तो आप खूब जानते होंगे, इनकी तस्वीर आप खूब पहचानते हैं। ये हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्हें हम चाचा नेहरू कहते हैं, उनकी पुत्री। ये इतनी सशक्त महिला थी कि इन्हें आयरन लेडी के नाम से भारत में जाना जाता है। अगली है कल्पना चावला। ये भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। ये जो कोलंबिया या अंतरिक्ष यान बाहर गया था, उसके 7 सदस्यों में से एक सदस्य ये भी थी। हमारे देश का दुर्भाग्य कहिए कि वो जब कोलंबिया व अंतरिक्ष यान वापस आ रहा था तो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जिसमें हमने इनको खो दिया। अगली है
ये सुनीता विलियम्स हैं, ये भी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं। इनकी खास विशेषता, इनके बारे में जो कहा जाता है, ये अंतरिक्ष में 195 दिन रहकर एक रिकॉर्ड बनाया था। और इसके अलावा अब हम प्रतिभा पाटिल जी को जान लेते हैं। प्रतिभा पाटिल, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, ये हैं हमारे देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो इस तरह ये जितनी महिलाएं हैं, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे ये सब और ख्याति प्राप्त महिलाएं हैं, इन्हें अगर अवसर ना मिलता तो क्या ये इस तरह से अपने नाम को रोशन कर पाती, अपने देश का नाम रोशन कर पाती? नहीं। तो लिंगभेद अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये बहुत बड़ी समस्या है। अब हम लोग अपने राष्ट्रीय प्रतीकों की बात कर लेते हैं। ये तो हो गई सारी चिंताओं की बात, समस्याओं की बात। अब हमारे देश के जो कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके विषय में बात कर लें हम लोग। राष्ट्रीय प्रतीक हमारे देश जो विविधताओं में एकता को समेटे हुए है, अनेकता में एकता हमारे देश की जो विशेषता है वो एक विशेष गुण है हमारे देश का। और जो हमारे देश की एकता और भाईचारे की पहचान बनाए है वो है राष्ट्रीय प्रतीक। इन्हीं राष्ट्रीय चिन्हों को ही तो राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है। इन राष्ट्रीय प्रतीकों से तो हमारे लोगों को, जो सभी भारतीयों को, चाहे वो आप हों चाहे हम हों, हमारे अंदर एक देशभक्ति की भावना जागृत होती है और एक गर्व की भावना जागृत होती है कि हम सब भारतीय हैं। तो इन राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं, या राष्ट्रीय चिन्ह जिन्हें हम कहते हैं, वो कौन कौन से हैं, इनको थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। अब हम लोग सबसे पहले राष्ट्र ध्वज, अपने झंडे के बारे में बात कर लेते हैं। इस झंडे से तो आप सभी परिचित हैं, रोज अपने विद्यालयों में भी आपने देखा होगा, फहराया जाता है, राष्ट्रीय पर्वों पर फहराया जाता है। तो ये झंडा, इसके बारे में थोड़ी सी बात की जाए, ये 3 रंग का झंडा होता है, सभी जानते हैं, इसीलिए इसे तिरंगा कहते हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग, इसके बाद सफ़ेद रंग, फिर इसके बाद हरा रंग। ये 36 पट्टियाँ इसमें लगाई जाती हैं और इस झंडे के बीच में सफ़ेद वाले के ऊपर जो ये चक्र बना है, ये चक्र बनता है और इसमें 24 तीलियाँ होती हैं। 24 तीलियों का अर्थ है 24 घंटे, जो हमारे दिन के 24 घंटे होते हैं। और चक्र का मतलब आप जानते हैं, निरंतर बढ़ते रहना। तो हमारे झंडे में ही, हमारा झंडा जो चक्र के साथ स्थापित है, वही कहता है कि हमें प्रतिपल आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा विकास करते रहना चाहिए। क्योंकि ये केसरिया रंग है, ये हमारे साहस और ताकत का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग विकास और हरियाली का प्रतीक है। ये तो हो गई झंडे की बात। और इसकी लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है 3:2 है। 3 इस तरह, 2 इस तरह। तो अब आप लोगों को पता चल गया हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो क्या है। इसके बारे में हम लोग जानते ही जानते हैं। अब हम लोग राष्ट्रीय ध्वज की संहिता की बात कर लें, यानी इसके राष्ट्रीय ध्वज संबंधी नियम कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लें। इस ध्वज सम्मानित ध्वज है, सम्मान करना है हमें, तो इसके लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। राष्ट्रध्वज फटा, पुराना या खराब रंगों वाला नहीं होना चाहिए। आप झंडा फहराते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ध्वज कभी भी कहीं से फटा नहीं होना चाहिए या पुराने रंग का रंग उसका उतर गया हो, ऐसा झंडा कभी नहीं फहराना चाहिए। दूसरा, ध्वज फहराते समय इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि उसका केसरिया वाली पट्टी जो ऊपर वाली है केसरिया रंग की, वो हमेशा ऊपर ही होनी चाहिए, वो कभी भी नीचे नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, वो किसी निजी वाहनों यानी अपने किसी व्यक्तिगत वाहनों पर नहीं लगाना चाहिए। ये और इसके अलावा जो हम कमर के नीचे का वस्त्र पहनते हैं, कमर के नीचे कोई भी अगर हम वस्त्र पहनते हैं तो वो इस तरह से केसरिया, सफ़ेद, हरे रंग की पट्टियों वाला नहीं होना चाहिए। इससे हमारे देश की झंडे का अपमान होता है। और जब हम झंडा फहराते हैं तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि जब सूर्यास्त हो उसके पहले ही झंडे को हमें उतार लेना चाहिए। साथ ही साथ ध्वज फहराते समय इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा कि झंडा कभी झुका नहीं होना चाहिए। क्यों? देश के अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसी बड़ी हस्ती का जब निधन होता है या पूरे देश में शोक की लहर होती है, तब झंडे को आधा झुका दिया जाता है। इसलिए कभी भी झंडे को, ऐसी स्थिति ना आए तो कभी झंडे को झुका हुआ नहीं रखना चाहिए। ये तो हो गई राष्ट्रध्वज के नियम की बातें। अब हम राष्ट्रगान की बात कर लें। राष्ट्रगान याद आ गया?
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। याद आ गया ना? हाँ, यही है हमारे देश का राष्ट्रीय गान, जिसे हम लोग प्रार्थना के समय, सुबह की, शाम की सभा के बाद समय गाते ही गाते हैं और इसका सम्मान भी करते हैं। गाने का वही तरीका लयबद्ध तरीके से 52 सेकंड, लगभग 52 सेकंड में ख़त्म कर देना होता है और सावधान मुद्रा में इसको गाना चाहिए। ये इसका सम्मान है बच्चों। सम्मान के लिए ही हम उनके सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं और गाते समय, बजाते समय या सुनते समय भी हमको सावधान मुद्रा में ही खड़ा होकर इसका सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय पर्वों पर यानी 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर जैसे पर्वों पे झंडा फहराने के बाद तो हम लोग गाते ही गाते हैं इसको। तो इसको अब तो आपको अच्छे से याद आ गया होगा राष्ट्रीय गान क्या है। तो इसे लिखा किसने, यानी इसकी रचयिता कौन है? इसके रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इन्होंने इसे बांग्ला भाषा में लिखा था और इसके बाद बाद में 1950 में भारत देश के राष्ट्रीय गान के रूप में इसे मान्यता प्राप्त हो गई थी। अब राष्ट्रीय गीत की बात कर लें। राष्ट्रीय गीत को भी आप जानते हैं, वही वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। याद आ गया ना? बिल्कुल, आप भी गाते होंगे। ये हमारे माता की वंदना यानी भारत माता की वंदना के विषय में इसे बनाया गया था और बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे बांग्ला लेखक ने इस गीत की रचना की थी। उनकी पुस्तक है जो संस्कृत भाषा में ही है, आनंद मठ, उनकी उपन्यास है, उसमें ये गीत के रूप में वर्णित है और इसे भी 1950 में ही जनगण मन के समान ही दर्जा प्राप्त किया गया था। स्वतंत्रता के समय जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था, उस समय की जो स्वतंत्रता की लड़ाई जब चल रही थी, तब यह गीत जन जन का प्रेरणा स्रोत था और लोगों के जबान पर रटा हुआ था। लेकिन एक बात और है, ये गीत बहुत बड़ा है, इसका प्रथम पद ही हम लोग गाते हैं। ये हो गई राष्ट्रीय गीत। अब हम लोग राष्ट्रीय पशु की बात कर लें। राष्ट्रीय पशु चित्र आपको दिख रहा है, पहचान भी गए होंगे। क्या है? ये राष्ट्रीय पशु है बाघ। इसी को हमारे देश का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है, क्योंकि ये अपनी दृढ़ता और फुर्ती और अपार शक्ति के कारण ही तो राष्ट्रीय पशु कहा जाता है। ये बहुत बहादुर माना जाता है, दृढ़ है, सुदृढ़ है, फुर्तीला है, इसीलिए इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। ये पीले रंग का जानवर है और काले रंग की धारीदार पट्टियाँ इस पर बनी हुई हैं। इसे भारत में बंगाल रॉयल टाइगर के नाम से जाना जाता है और कुछ क्षेत्र, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो ये पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। हम राष्ट्रीय पक्षी की बात करें। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? चित्र आप देखकर जान ही गए होंगे। इनके बारे में तो नहीं लगता कि ज़्यादा बताया जाए, फिर भी थोड़ा सी जानकारी ले लीजिए। आपने भी खूब देखा होगा मोर को। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर वही सुंदर सा पक्षी जिसे देखकर मन खुश हो जाता है, जिसकी गर्दन लंबी और नीली चमकीली होती है और मोर के पंख होते हैं उसका तो कहना ही क्या। बरसात के मौसम में जब ये पंख फैलाकर नृत्य करते हैं तो मन होता है देखते जाएं और जब पंख ये गिरा के निकल जाते हैं तो आप बच्चे दौड़ के पंखों को एकत्र कर लेते हैं और उन पंखों को सभी बच्चों के पास होगा। देखिएगा कितने रंग बिरंगे पंख हैं उनके। तो ये है हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी, सुंदर और बिल्कुल मनमोहक पक्षी है। इस पक्षियों में जो मोरनी है यानी मादा मोर का रंग भूरा होता है और मादा मोर नर मोर से छोटी होती है। तो इस पक्षी के बारे में आप सभी जानते ही हैं। अब हम राष्ट्रीय पुष्प की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पुष्प कमल है जो आपको दिख रहा है। यह एक पवित्र पुष्प है और प्राचीन भारतीय कला और पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। ये हमारा शुभ का प्रतीक माना जाता है। अब हम राज्य चिन्ह की बात करें तो राज्य चिन्ह जो आपको दिख रहा है अशोक की लाट से मिला हुआ, यही हमारे देश का राज्य चिन्ह है। आपको सिक्कों में, रुपयों में, सब जगह आपको ये चीज़ दिख जाएगी। इसमें जो ये 4 सिंह हैं, इसको विशेष रूप से आप देखिए, ये 4 सिंह हैं। 3 आपको दिख रहे हैं, एक पीछे की साइड है, क्योंकि चारों सिंह पीठ से पीठ सटाकर चारों दिशाओं में मुंह करके बैठे हुए हैं और उसके नीचे एक सीधी पट्टी पर चक्र बना हुआ है। यही चक्र आपके राष्ट्रध्वज में बना हुआ है। इसमें भी 24 तीलियां हैं
और इसके एक तरफ सांड का चित्र है और एक तरफ घोड़े का चित्र है और इसी के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये चिन्ह हमको जो काशी यानी बनारस के पास सारनाथ नामक स्थान है वहीं से जो अशोक की लाट मिली उससे इसे लिया गया है। तो बच्चों ये हो गई आज की कक्षा की बातें। आज हम लोगों ने क्या क्या जाना एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। आज हम लोगों ने समाज की विविध चिंताओं के बारे में जाना, राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जाना, राष्ट्र ध्वज के बारे में जाना और राष्ट्र ध्वज की आचार संहिता के बारे में जाना। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्र पशु, राष्ट्र पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प और राष्ट्र चिन्ह के बारे में आज हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। अब हम लोग एक अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य में आपको सामने दिख रहा है सुमेलित कीजिए, यानी इसको इससे मिलाना है, समूह का को समूह खा से मिलाना है। मिलाने के लिए आप देखिए यहाँ समूह का में लिखा है राष्ट्रीय पुष्प, पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प, राज्य चिन्ह और यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए कमल, अशोक स्तंभ, बाघ और मोर। जैसे हमने एक मिलाया, देखिए राष्ट्रीय पशु कौन है हमारा, बाघ है, मिल गया। अब राष्ट्रीय पक्षी के बारे में आप बताइए जल्दी से, राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारा, जी हाँ मोर है। इस लाइन इसको यहाँ मिलाएंगे। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, कमल है, इसको यहाँ मिला देंगे। राज्य चिन्ह कौन सा है हमारा, अशोक का स्तंभ, इसे यहाँ मिला देंगे। तो ये हो गया अभ्यासकार। आपकी उत्तर पाठ्य पुस्तक में और सारे अभ्यासकार हैं, इसे अपनी पाठ्य पुस्तक से निकालिएगा और इसे करिएगा। देखिए इस पे तमाम सारे अभ्यास कार्य लिखे हुए हैं, इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में एक एक करके जरूर करिएगा। अब हम लोग एक प्रोजेक्ट कार्य करते हैं। आप अपने अभिभावकों की मदद जरूर लेंगे, यानी अपने बड़ों की मदद लीजिएगा और देश के 5 खिलाड़ियों के बारे में जानिएगा। उनके चित्र एकत्र कीजिएगा और अपनी कॉपी में चिपकाइएगा और उनके योगदान के बारे में अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा। इसके साथ ही साथ एक प्रोजेक्ट कार्य जो आपकी पुस्तिका में दिया है, इसको भी आप जरूर करिएगा। बालिका सुरक्षा से संबंधित जो कार्यक्रम आपके विद्यालयों में चल रहे हैं थे, अभी तो विद्यालय बंद है, अगर बालिका कार्यक्रम से संबंधित जो आपके विद्यालयों में कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों के बारे में आप अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखिएगा। तो बच्चों आज के कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खूब पढ़िए, खुश रहिए। धन्यवाद।